हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अभी तक हम आपके लिए ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन लेके आते थे और हार्ड क्वेश्चन कम होता था। तो हमने क्या किया है, अब क्वेश्चन लेवल में थोड़ी सी इंक्रीज की है। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादातर जो है हार्ड क्वेश्चन करेंगे। कहने का अर्थ है कि एक दिन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन लेके आऊँगा, एक दिन हार्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि क्या है कि PO प्री लेवल का होगा और क्लर्क मेंस लेवल का, और बाकी एक दिन जो होगा वो मिक्स होगा, हार्ड भी होगा एंड सिंपल होगा। ठीक है, ताकि आपकी जो है प्री एंड मेंस लेवल दोनों की तैयारी होती रहे। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना क्या है। तो मैंने क्या कहा है आपको कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और पता करिए कि उसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। करना कैसे है, आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि करना कैसे है। इसीलिए मैंने अब तक आपको ज़्यादातर जो है सिंपल क्वेश्चन दिए थे, ताकि आपकी बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाए। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा है या फिर 10-15 दिन से भी जुड़ा है, उसकी स्पीड इंप्रूव हो गई होगी और उसको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं एक दिन क्या करूंगा, सिंपल क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक दिन आपके लिए हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि मिक्स बना रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सिंपल क्वेश्चन जो है वो माइंड में करने हैं, और जो हार्ड लगे थोड़ा सा उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में करने की कोशिश कीजिए। हाँ, जो चीज़ें याद नहीं रख सकते वो आप लिखिए। ठीक है, तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो पेन ले लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुज का मासिक वेतन X रुपए है, उसने अपने वेतन का 26.66% अपनी पत्नी को दे दिया है, अपनी पत्नी रीना को दे दिया। रीना ने अनुज से प्राप्त धन का 37.5% अपने घर के खर्च के लिए, अपने घर के लिए कुछ किराने का सामान खरीदा। ठीक है, और शेष राशि से 1800 रुपये कपड़े खरीदे। अब उसके पास जो है अनुज की मासिक आय का 6.66% शेष है। तो एक्स का मान बताना है। तो हमने क्या किया, ऐसे भी क्वेश्चन बताया लेकिन वो क्या थे, काफी सिंपल क्वेश्चन थे। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है क्वेश्चन में। ठीक है तो सिंपल, ये भी ऐसा नहीं है हार्ड है। जो जैसा कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो अनुज का मासिक वेतन कितना है, एक्स है। कह रहा है ना उसने अपने वेतन का 26.66%। तो आप बताइए कि 26.66% का मान क्या होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। 26.66% का मान कितना होता है, ये कितना होगा, 8.33, सॉरी 6.66 का मान हुआ। तो ये हमारा कितना आ गया, हमारा 4/15। ठीक भाई, ये 6.66% का मान क्या होता है, 1/15 ही तो होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4/15 क्या हुआ, उसने अपने वेतन का दे दिया इनको। कह रहा है कि रीना ने अनु से प्राप्त धन का 37.5% अपने किराने के लिए, कुछ किराने का सामान खरीदने पर खर्च किया। तो अब बताइए कि अब इसके पास, रीना के पास कितना है, इतना है, लेकिन उसने 37.5% क्या किया, खर्च कर दिया। तब उसके पास बचा कितना, अब बताइए 37.5% का मान कितना होता है,
ये कितना होता है, 3/8 होता है, 3/8 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, 3 गुणित 12.5 का 3 गुना होता है, और 12.5 का मान कितना होता है, 1/8, तो ये कितना होगा 3/8। अगर हमारे पास टोटल 8 है, 8 का 37.5% कितना हुआ 3, तो मतलब 8 में से 3 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, बचा कितना 5/8 बचा, टोटल का कितना बच गया 5, तो कितना बच गया उसके पास 5/8 बच गया। ठीक, अब रीना के पास कितना है, इतना है। कह रहे हैं ना कि शेष राशि में से 1800 रुपये कपड़े खरीदने के लिए खर्च कर दिए। अब उसके पास शेष कितना था, इतना था। अब इसमें से उसने क्या किया कि 1800 रुपये कपड़े के लिए खरीद लिया। अब उसके पास कितना बच गया भाई, शेष में से 1800 घटा दिया, तो अब उसके पास इतना बच गया। कह रहा है कि अब उसके पास अनुज की मासिक आय का 6.66%, तो अनुज की मासिक आय कितनी थी, x रुपए ही थी, उसका 6.66% के बराबर है। तो अब इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, समझ में आ गया होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना होगा x 4/15 गुणित ये कितना होगा, अब सॉरी 5/8, 8/5 लिखा था 1800, और ये कितना हो जाएगा 6.66 मतलब 1/15, जैसा कि मैंने बताया ना यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ लाते हैं, 1800 को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x 4/15 5/8, ये माइनस हो जाएगा x 1/15। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 1800, तो ये कितना आएगा भाई 1/15, x कॉमन है, तो x/15 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बच गया 4×5 = 20/8 -1 बराबर कितना 1800। ये कितना कटेगा, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2×1 = 2, 2 5 में से 2 गया 3, तो x का मान कितना हो गया 3/15 इधर हो जाएगा, ये 15 ये 3 इधर बच गया, और गुणते 1/2 इतना ही बचेगा 1800। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 3×5 = 15, 5×2 = 10 का गुणा किया, इधर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, ये 1800 नहीं काटा हमने, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि 18,000 आया कहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत हुई कि आप कंफ्यूज हो गए कि ये एक्स दिया है, इतना इतना पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा, जैसा वह कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट, मैंने क्या कहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप धड़ल्ले से कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अजय के पास 53,900 रुपए है, और वह इस राशि को 2 अलग अलग बैंकों में जमा करना चाहता है। यदि SBI और PNB में साधारण ब्याज की दर का अनुपात 4:5 है, और अजय ने अपनी पूरी राशि इस प्रकार जमा की कि उसे दोनों से समान अर्धवार्षिक ब्याज प्राप्त हो, मतलब अर्ध टाइम जो दिया है वो अर्धवार्षिक दिया है। तो बताइए कि उसने PNB में कितनी राशि जमा की है। तो इसके 2 मेथड है, मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि बेसिक जब क्लियर होगा ना कि तभी हम बता पाएंगे कि शॉर्ट आया कहाँ से। आखिर आप भी क्या है, आप भी क्लियर रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अजय प्रिंसिपल दोनों की थी, कहने का अर्थ अजय की भी और किसकी है,
अजय ने दो जगह इन्वेस्ट किया, सॉरी, तो P1 P2 मान लेते हैं। ये कितना दिया है उसने, 53,900, दो जगह इन्वेस्ट किया, ये नहीं बताया कितना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है P1 एंड P2। रेट ऑफ इंटरेस्ट ने दिया है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो दिया है कितना, इसको मैं PNB मान लेता हूँ P1 को, इसको कितना, सॉरी, इसको SBI P1 को, और इसको P2 को क्या, PNB। ठीक है, तो 4 और 7 का रेशियो दिया है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो हमने मान लिया कितना, ये 4x और ये कितना है 7x। ठीक, अब ये क्या होता है, वार्षिक है हमारा। भाई जो भी हमें दिया है वो तो कहीं कहा नहीं है ना कि ये अर्धवार्षिक है या वार्षिक है, तो हम ये मान चलते हैं कि हमारी क्या है, वार्षिक है। भाई जब बताया होता तो ठीक है, नहीं बताया है तो ये क्या है, वार्षिक है। तो अब अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा, तो अर्धवार्षिक के लिए जब भी पूछा जाता है तो क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7x/2 हो जाएगा। टाइम क्या है, टाइम है एक अर्धवार्षिक। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है ना, बताइए कि उनकी राशि कितनी होगी, कि दोनों का समान अर्धवार्षिक ब्याज समान है। तो आपको पता है ना कि S1 और S2 की बात कर रहा है, बराबर है। तो P1 प्रिंसिपल हमने मिस किसका, SBI का P1 मान लिया, RT/100, यहाँ R1, टाइम दोनों का सेम है, एक आधा वर्ष। ठीक है, यहाँ पे P2 R2 एंड T टाइम/100। P का मान हमें पता नहीं है तो P को P रहने देते हैं। R का मान हमें पता है, यहाँ कितना है 2x, टाइम कितना है एक अर्धवार्षिक/100, यहाँ कितना है P2, यहाँ पे कितना है 7x/2, 2 को नीचे लाते हैं 100 हो जाए, टाइम कितना है अर्धवार्षिक। ठीक, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, P1 एंड P2 का मान आ गया हमारे पास, P1 एंड P2 का मान आ गया कितना, 7/4, कितना 7/4 आया। मतलब कहने का अर्थ है कि इनको P1 और P2 का रेशियो में मिल गया कि नहीं मिल गया, 7/4। तो अगर हमें टोटल दिया है 53,900, अगर इनको P1 और P2 में बांटना है तो हम बांट नहीं सकते हैं, बांट सकते हैं, जाहिर सी बात है कि 7 4 11 यूनिट बराबर कितना, 53,900। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 49,100। भाई 11 चौको 44, 9 11 9 99, एक यूनिट का 49। तो पूछ रहा है, तो बताइए उसने PNB, तो PNB वाला हमारा कौन सा, भाई P2 हमारा क्या था, PNB था, तो इसका मान नहीं बता सकते हैं, 4 × 49, एक यूनिट का मान पता है, तो ये कितना होगा 196,000, 19,600। कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, P1 और P2 का मान निकाल लिया। ठीक, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सॉरी इसी का भी शॉर्ट मेथड बताना है, तो शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, कि अगर बोल दिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट इनका सेम है, सिंपल इंटरेस्ट किसका, SBI का, एंड बराबर सिंपल इंटरेस्ट किसका, PNB का, और प्रिंसिपल अलग अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन टाइम एक ही है, टाइम उसका अर्धवार्षिक है। तो आप बताइए कि टाइम अगर सेम है तो आपको पता है P1 R1 एंड टाइम सेम है अपॉन 100, बराबर कितना, P2 R2 एंड टाइम सेम है। ठीक, ये किसका है, ये SBI का P1 है, और इस किसका है, PNB का। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P1 एंड P2 बराबर क्या आएगा, P2 इधर लाते हैं और R2 ऊपर है, और R1 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक, अब अगर अर्धवार्षिक के लिए पूछ रहा है तो आप अगर यहाँ पे R2/2 करोगे और R1/2 करोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा, भाई 2 से 2 कोई मतलब नहीं है, दोनों में कर रहे हैं, जो क्रिया दोनों में कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं, तो R2/R1 ही तो आएगा। वार्षिक के लिए पूछे चाहे अर्धवार्षिक के लिए पूछे, देखा आपने कोई चेंजिंग हुई, कोई नहीं।
तो अब यहाँ पे हमारा रेशियो कितना आ गया, R2 का मान कितना है 7/4, उल्टा हो जाएगा, ये R1 एंड R2 का दिया है, हमें R2 अपन R1 का चाहिए, तो 7/4 को हो जाएगा। तो P1 एंड P2 का रेशियो मिल गया हमें, 7 एंड 4 का मिला कितना, P1 एंड P2 का रेशियो कितना है 7 एंड 4। अब 7/4 में टोटल अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया, अगर टोटल अमाउंट दिया तो हम बांट नहीं सकते, 7/4 11 यूनिट बराबर कितना 53,900, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 4900। तो 4 यूनिट का मान नहीं बता सकते, 196। तो कौन सा सही है, डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। क्या है आपको, मैंने क्या कहा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो शॉर्ट मेथड आप खुद बनाओगे, ठीक है। मैंने क्या किया, बेसिक से पूरा बताया, आपको समझ में आया, फिर वहां पे हमने देखा कि क्या कर सकते थे हम शॉर्ट मेथड बनाने के लिए, और हमने फिर वही शॉर्ट मेथड बता दिया, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो कभी अगर मान लीजिए रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम बोल दिया जाए, टाइम अलग अलग, तब भी तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल सेम बोल दिया जाए तो यहाँ से 3 क्रिया निकल सकती है, ठीक है। तो आप अपने से शॉर्ट मेथड बनाओगे। मैंने क्या कहा है कि आप अपना बेसिक क्लियर रखो और शॉर्ट सीखने की कोशिश करो कि बनाते कैसे, और खुद ब खुद बनाओ और खुद ब खुद सॉल्व करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको टाइम लग रहा है अभी इसमें, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें वो 1 मिनट में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको किसी को समझाना नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक। पहले आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना बेसिक क्लियर रखो और साथ के साथ शॉर्ट भी बनाओ, अपने से बनाओ। मैं बता रहा हूँ वो उससे सीखो, कुछ आप अपने से इन्वेंशन करो कि आप उसमें कर क्या सकते थे, मतलब खुरापाती दिमाग यूज करते रहो उसमें, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, मान लीजिए नन ऑफ दीज का, सॉरी, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है पटना से दिल्ली जो है 54 किमी प्रति घंटे की गति से जा रही एक ट्रेन एक सिग्नल को 35 सेकंड में पार करती है, और दिल्ली से पटना की वापस यात्रा में वही ट्रेन उसी सिग्नल को 21 सेकंड में पार करती है। वापस यात्रा के दौरान ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही एक बाइक को 12.5 सेकंड में पार करती है, तो बाइक की गति क्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कर जाओगे, ठीक है। तो कह रहा है पटना से दिल्ली, तो पटना ये रहा हमारा और डलहिया रहा, यहां से कोई जा रहा है 54 किमी प्रति घंटे के स्पीड से, ठीक है, स्पीड से V1 मान लेते हैं, V मान लेते हैं इसको, कौन है, ट्रेन है ना, ट्रेन जा रही, तो VT मान लिया, ठीक। और ये क्या हो रही है कि एक सिग्नल है कोई, यहाँ पे मान लेते हैं हमारी सिग्नल है कोई, इसको पार करने में कितना टाइम लगा रहा है, 35 सेकंड लगा रहे हैं जब इधर जा रही है। अब वही ट्रेन इधर आ रही है जब, तब दिल्ली से पटना की तरफ, तब कितना टाइम लगा रही है, 21 सेकंड। और इसकी स्पीड हमें नहीं पता भाई, जाने की स्पीड थी 54, तभी तो ये क्या हुआ 35 के सेकंड में लगाया, अब आने की स्पीड हो सकता है कम है, कम होगी तभी तो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो हमें नहीं पता, तो हमें तो पता करना पड़ेगा ये, ठीक। तो आप बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कोई सिग्नल है ये, जब सिग्नल को ट्रेन पार करती है
तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अभी यहाँ पे है सिग्नल, यहाँ पे है, अब धीरे 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 करके वो पार कर गई, सिग्नल हमारा यहीं रह गया। अब हमारी ट्रेन कहाँ हो गई, पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, उसका मुँह यहाँ पहुँच गया। तो ये आप देखिए कि मुँह यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल चला। तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन की लंबाई के, जाते वक्त भी वही किया, आते वक्त भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो कंडीशन क्या है, पहले मतलब जाते वक्त लिख देते हैं एंड आते वक्त क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है इसने। आप बताइए कि v बराबर क्या होता है, डी/टी होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t की होगा। तो यहाँ पे टाइम दिया उसने, टाइम क्या दिया है, जाने में कितना टाइम लग रहा है, 35 सेकेंड लग रहा है, और आने में कितना, 21 सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। जाने में कितना 35 लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है आने में अगर स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 7×5 = 35, 7×3 = 21। टाइम का रेशियो हमारा क्या है, ये। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या है, मैंने क्या कहा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5 का रेशियो होगा। कितने का होगा, 3:5 का रेशियो होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, स्पीड मिल गई, लेकिन यहाँ पे जाने की स्पीड उसने दे रखी है कितनी, 54। तो 3 यूनिट का मान कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 यूनिट बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक। अब हमें क्या मिल गई, आने की भी स्पीड की मिल गया, कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कहानी कह रहा है कि वापिस यात्रा के दौरान ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही एक बाइक को 12.5 सेकंड में पार करती है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस अपनी ट्रेन की लंबाई की ही बराबर ट्रेवल करेगी, क्योंकि हम बाइक का जो है डिस्टेंस वो नगण्य मानते हैं, ठीक है। अगर जो दिया होता तो हम जोड़ते ले, नहीं दिया है उसने, तो हम बाइक की जो डिस्टेंस है वो हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, ट्रेन की बराबर ही। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है ये हमें तो पता नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं ना, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा कितने सेकंड में, 35 सेकंड में ट्रेवल करती है, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो उसने ट्रेवल किया है। तो आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 18, 5/18 से गुणा, और कितने सेकंड में, 35 सेकंड में ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 18×3 = 54, 5×3 = 15, 15 और 35 का गुणा किया तो कितना आएगा, गुणा कर लीजिए, 35 धामा 300, सॉरी 5×3 = 15, 450, और 15×5 = 75, 450, 525, ठीक, इतना आ गया। अब आप बताइए कि कह रहा है ना एक सामने से बाइक आ रही है, तो डिस्टेंस v बराबर क्या होता है, d/t। तो स्पीड कितनी होगी, मैंने क्या कहा है, जब दो लोग सामने से आते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे किसका स्पीड होगी, v ट्रेन की स्पीड प्लस v बाइक की स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मैंने क्या कहा, बाइक की स्पीड डिस्टेंस हम 0 मानते हैं जब तक ना दिया हो। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर जो किया है कितना, 525, और टाइम कितना ले रहा है, 12.5 सेकेंड। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक 0 बढ़ा देते हैं यहाँ, और इसके यहाँ पे जीरो कैंसिल कर लेते हैं। तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 25 1 का 25, 210, ठीक है। फिर काट देते हैं, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। और यहाँ पे एक बात बताइए कि ट्रेन की स्पीड हमें कितने मिली, आने वाली, भाई आ रहा है तभी तो पार कर रहा है, तो आने वाली स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड की हर कहानी चल रही है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं 5/18 से। तो ये कितना होगा, 18×5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड आएगा, कितना आया, 25 मीटर पर सेकंड आएगा।
तो ट्रेन की स्पीड कितनी है आने के टाइम 25 मीटर पर सेकेंड। वी बी यहाँ कितना है 42, तो वी बी बाइक की स्पीड कितनी आ जाएगी 17 मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी 17 मीटर पर सेकेंड। कौन सा सही है हमारा ये वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था और आपने कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 2022 में एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या जो है 16% की वृद्धि हुई और 2023 में 58 सही 1/3% की कमी आई। लेकिन 2024 में इसमें जो है 5 सही 15/17 की वृद्धि हुई। यदि 2022 और 23 के बीच कर्मचारियों की संख्या का अंतर जो है 44,863 है, तो अंत में कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या का ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंत में कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हमें 2022 में पता चल जाए, 2023 में पता चल जाए, 2024 में पता चल जाए कि संख्या क्या थी इनका, तो अंतर निकाल के हम बता सकते हैं। अगर मान लीजिए वेरिएबल फॉर्म में ही मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मिल तो जाए। अगर अंतर के बराबर हम क्या करते हैं, अंतर बराबर दिया है उसने एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करके वहां से हम निकाल करके और लास्ट में बता देते हैं, यही तो करते हैं हम। ठीक, तो चलिए कह रहा है 2022 में एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 16% की वृद्धि। तो 2022 से पहले कुछ तो रही होगी, तो हम मान लेते हैं कि पहले कितनी थी 2021 में, 2021 में मान लिया कितनी थी 100x थी। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुमने माना है। अब 2022 में कह रहा है कि 16% की वृद्धि हो गई, तो आप बताइए 100x का 16% कितना होगा 16x, जाहिर सी बात है। तो अब कितनी हो गई 116x वृद्धि हुई। ठीक, तो ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। अभी आपको मैं एक मेथड और बताऊंगा कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो अब 2022 में इतना हो गया। अब बात करता है 2023 की। तो 2023 में कह रहा है कि 58 सही 1/3% की कमी आ गई। ठीक, तो बताइए कि 58 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 58.33% लिख सकते हैं। और इसका मान क्या होता है भाई, इसका मान क्या होगा, ये देखा जाए तो किसका मान है 8.33% का क्या है 7 टाइम्स है भाई, 8×7=56। ये 3 का 3 बार अगर किया जाए तो क्या होता है 1 होता है, 3.33 का मतलब अगर 3 बार गुणा कर दिया जाए तो 1 हो जाता है। तो 56 भाई 2 बार है तो कितना हो जाएगा 58 और फिर 0.33, इतना हुआ। ये समझ में आ गया। और 8.33% किसका मान होता है 1/12 मतलब 7/12। ठीक, अगर मेरा पहले ये था तो ये कह रहा है कि 58.33% की कमी आई, तो 12 का 58.33% मतलब क्या 7 की कमी आई। तो अब बचा कितना, पहले 12 था जिसमें से अब क्या हुआ 7 की कमी आ गई, तो बचा कितना 5। मतलब अब कितना बच गया हमारा 116x 5/12 बचा। ये चीज़ें मैंने समझाई है कि ये ऊपर वाला नीचे टोटल होता है, ऊपर जो है बचा हुआ या बढ़ा हुआ होता है, ये भी मैंने बताया है। ठीक, तो अब ये कितना हो गया इतना हो गया। अब बात आती है कहानी 2024 की। 2024 में क्या कह रहा है कि 5 सही 15/17 की वृद्धि हुई। तो हमारे पास है कितना भाई 116x है, 116 5/12 है इतना। अब इसमें कह रहा है कि कितने की वृद्धि हो गई भाई 5 सही 15/17। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इतना तो आ गया समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ये मत सोचिए कि बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है।
आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो आपको समझाना नहीं है किसी को ना भाई। तो 5 सही 15/17% का मान कितना होता है, ये तो आपको पता ही है। ये कितने का मान है, 1/17 का। तो एक बात बताइए, पहले अगर हमारा 17 था, नीचे वाला क्या होता है हमेशा जो पहले हो, तो पहले अगर 17 था तो अब कितना हो गया, तो ये 5 से 17 का 5 सही 5 15/17% मान कितना होता है 1, तो अब कितना हो गया, अब ये हो गया 18। तो मतलब कहने का अर्थ 17 से बढ़ के कितना हो गया 18। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात बताइए कि कह रहा है ना टोटल हमारा कितना है 17, पहले हमारा 17 था, अब इसका क्या हुआ 17 का 5 सही 15/17, बाद में कितना हो जाएगा 17, बाद में कितना हो गया, एक बढ़ गया तो 18 हो गया। तो एक बात बताइए पहले हमारा कितना था, ये 17 यूनिट का मान कितना था 116 5/12। तो 17 यूनिट का मान इतना था, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा भाई, बटे में हो जाएगा। इसको 116x 5/17, ये क्या होगा 17 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना 1/17 हो जाएगा। अगर 18 यूनिट का हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 18 से गुणा किया, तो यही तो हमारा आया यहाँ पे भी, यही तो हमने किया है। ये देख लीजिए 116 17 18/3 17 किया कि नहीं, ये 12। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा भाई, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, मैं हर पॉइंट बताऊंगा, बस आपको धैर्य बनाए रखना है ये हुआ कैसे। ठीक है, और आपको सीखना है, सीखने पे ध्यान देना है। ये नहीं है कि हाँ शॉर्ट, और टीचर्स आप शॉर्ट मेथड बता रहे हैं आप धड़ाधड़, भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो मैंने क्या कहा, शॉर्ट मेथड आप खुद ब खुद बनाओगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ से कैसे आया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, आगे कह रहा है कि 2022 और 23 के कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर, तो 2022 में इतने थे 2023 में इतने, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितने का आएगा, अगर देखा जाए तो 116x कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, नहीं तो लिख लीजिए 116x माइनस 116x 5/12। तो 116x इतना और कितना है इसके बराबर भाई 44,863। बोला है ना इनका अंतर कितना है 44,863। तो 116 कॉमन कर लिया हमने, तो बचा कितना इतना 5/12। तो ये कितना है 44,863। 116x बराबर कितना आ जाएगा, 12 का 12, 12 में से कितना गया 7/12। तो यहाँ कितना आ जाएगा 44,863। अब कटेगा कुछ काट देते हैं, 7 छक्के 42, ठीक, कितना 7 चौके 28, 7 9 63। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 116x का मान कितना आ जाएगा, इसका ले जाएंगे इधर तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 6409 उड़ते 12। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो 116x का मान ही क्यों निकाला हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछ रहा है ना अंतिम अंत में कार्यालय में कर्मचारी, अंत में तो 2024 में होगा, तो 116x यहाँ पे है ना, तो गुणा करने की जरूरत कुछ है, डायरेक्ट हम 116 की जगह कितना रख देते हैं 2409, और यहाँ पे कितना है 5/12 है, तो 5/12 को सेम टू सेम लिखते हैं, और यहाँ पे 18/17 है, तो इसको कर दिया, सॉरी यहाँ पे 12 था तो 12 मैं आगे गुणा कर दे रहा हूँ, लिखा नहीं मैंने। ठीक, तो यहाँ पे कितना 12 से 12 कैंसिल हो गया, अब 17 3 के 51, ठीक, तो बचा कितना 13, तो 17 सत्ते 119, फिर 11 बच गया तो 17 सत्ते 119, तो यहाँ कितना आएगा 377, ये 18×5 = 90। अब इतना तो गुणा कर ही सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा गुणा कर लीजिए 9 त्रिक 2700, अभी इसको 9 से गुणा कर रहे हैं, 90 को अलग रख 0 को अलग। ठीक है, तो ये कितना होगा 9 सत्ते 63 630, 9 सत्ते 63, तो ये कितना हो गया 3 6 3 9 7 6 13 3, कितना है 3393, और ये 9 वाला जो 0 था 90 वाला ये भी लिख लिया 33,930। तो इसमें कोई है नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज। तो समझ में आया ये आया कहाँ से। ठीक है, सारी क्लियरिटी हो गई कि आया कहाँ से, आंसर में मिल गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेरे मेथड बताता हूँ, ये हमारा बेसिक था, अब मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूँ कि रेशियो से आप किसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते थे। ठीक है, अरे रेशियो, ठीक है,
रेशियो मेथड से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते थे। किया क्या है, 2021, 22, 23 एंड 24 की बात हो रही है। 2021 इसलिए लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 16% की वृद्धि हुई, तो 16% का मान होता क्या है, या फिर आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। 16/20 लिखते हैं, वृद्धि हुई तो प्लस का साम, तो यहाँ कितना, सॉरी 16/100 लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा, 4 चौके 16, 4 20 25 चौके 100, तो यहाँ कितना आया, 4/25 आया। तो अगर हमारा पहले 25 था तो 25 का 16% कितना, 4, 4 की वृद्धि हुई तो अब कितना हो गया। पहले अगर 25 था तो 25 में 4 की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया, 29 हो गया। कितना हो गया, 29 हो गया। अब आगे कह रहा है कि 2023 में 58 सही 1/3%, तो 58 सही 3% का मान कितना होता है, कितना होता है, मैंने कितना बताया आपको, इतना बताया था, 7/12। तो कह रहा है ना वृद्धि हो रही, तो पहले कितना था 12, 2022 में कितना था, अगर मैं पहले 12 था तो अब इसका कितने की कमी हुई, सॉरी, तो 58.33% की कमी हुई, तो कितनी की कमी हुई, 12 में 7 की कमी हुई तो कितना बच गया, 5 बचा। ये अलग अलग सबका रेशियो दिया है, तो अलग अलग मैं निकाल रहा हूँ, इनके इनके बीच का रेशियो दिया, तो हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। अब इनके इनके बीच का रेशियो है, तो कह रहा है ना 5 सही 15/17 की वृद्धि हुई, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये मान किसका है, 17 का, 17 से कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों को रिलेट कर दिया, जोड़ दिया। तो हमने क्या बताया कि पड़ोसी का कब्जा कौन करता है, पड़ोसी करता है। यहाँ पे खाली प्लॉट है तो ये कब्जा कर लिए, खाली प्लॉट है तो ये कब्जा कर लिए, यहाँ पे खाली है तो ये कब्जा कर लिए, इनके बगल में खाली है तो ये कब्जा कर लिए, ठीक, इनके बगल में खाली है तो ये कब्जा कर लिया, ठीक, इतनी कहानी हो गई। तो यहाँ पे पूरी जो कहानी दे रखी है, यहाँ पे अंतर किसका किसका 2022-23 का दे रखा है, तो हम 2021 को क्यों ले, हम इन्हीं तीनों के बीच का रेशियो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं लेते हैं, अगर लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा नहीं, अगर 2021 का हमसे पूछा होता तो हमें लेना पड़ता, लेकिन ये हमें अंत वाला पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों का रेशियो ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कॉमन है भाई, 1, 29, 29, 29 सब में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1, 1 के रेशियो हो गया। अब इनका ले लेते हैं, तो 12 में 17 का गुणा किया है तो कितना आएगा, 17 धामा 170, 17 दूना 34, 204 आया। यहाँ कितना, 17 पच्चीस 85, यहाँ कितना, 18 पंचे 90, कितना रेशियो मिल गया। अब इतना मिल गया कितना, 204 यूनिट, 85 यूनिट और 90 यूनिट। तो कह रहा है ना कि 2022 और 23 बीच कर्मचारियों की संख्या का अंतर, तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 119 का अंतर है। और पूछ कितना रहा है लास्ट वाले कर्मचारी का, 90 मान पूछा है। अगर 119 यूनिट बराबर कितना, 44,863, तो एक यूनिट का मान कितना, 44,863/119। पूछ कितने का रहा है, 90 यूनिट का मान, तो 90 यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, 44,863 गुणते 90/119, तो 17 कितना आएगा यहाँ पे, 377 आएगा। और 377 का 90 में गुणा किया तो कितना आएगा, 377 का गुणा 90 में किया तो कितना आएगा, 33,000, कितना आया था, 33,930, कितना आएगा, 33,930। ठीक, कौन सा सही है, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो रेशियो मेथड काफ़ी सरल है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आया कहाँ से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तो आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा भाई नॉन ऑफ दिस का, ठीक है, लिख लीजिएगा EF, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो कह रहा है एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 6 रुपए प्रति कप की दर से 400 कप खरीदे, ठीक है। बाद में उसने उन कपों का क्या किया, विक्रय मूल्य इस प्रकार तय किया कि यदि केवल 280 कप ही बिके हों, उसे जो है 40% का लाभ हुआ। 280 कप बेचने पर उसे 40% का प्रॉफिट हो गया। कह रहा हालांकि उसने शेष कप जो बच गए उसी कीमत पर बेचे जिस पे उसने खरीदा था, ठीक। तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंट बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो दिया क्या है भाई, टोटल कप कितना है 400, और उसने बेचा कितने में 600 रुपए, 6 रुपए प्रति कप। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भाई, 6 चौके 2400, 2400 में खरीद के लेके आया, ठीक। तो एक बात बताइए कि उसने क्या कहा है कि बाद में उसने कपों की विक्रय मूल्य इस प्रकार तय किया कि केवल 280 कप बिके। तो कितने के 280 कप, 280 कप यहाँ हो गए, बचा कितना 120 कप इधर बच गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, भाई कॉस्ट प्राइस तो वही होगी ना 6 रुपए। तो आप बताइए कि यहाँ पे टोटल कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस, 28 दूना 56, और 56 थे यहाँ 168, 1680 रुपए की यहाँ खरीद थी टोटल। अब कह रहा है कि 40% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो एक बात बताइए कि 40% इसका होगा कितना, 40% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कहने का अर्थ है तो CP एंड SP का रेशियो कितना आएगा, 40% का मतलब मान कितना होता है 2/5। तो 5 का सामान कितने में, 5 का सामान 40% का प्रॉफिट लिया, मतलब 2 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचेगा कितने में 7 में। तो 5 का सामान बेचा कितने में 7 में। ये तो समझ में आता है ना भाई, इतने दिनों से मैं करा रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आया कहाँ से, ठीक। तो 5 का सामान अब यहाँ पे दिया है कितने का 1680, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 यूनिट का मान 1680, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1680 गुणित 7/5, ये तो होगा कितना हो जाएगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई 1680 7/5, ठीक, इतनी हुई। ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। अब निकाल लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, कितना होगा 7 त्रिक 21, 2100, 7 त्रिक 21, 21 2 23, 2310, 7 छंग 42, 2352, कितना हो गया 2352 होगा। और यहाँ पे कितने की बाइक खरीदा था इसने 120, 6 रुपए प्रति का, कॉस्ट प्राइस कितने की है 12×72, 720। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने पे खरीदा उतने पे बेचा, तो 720 में बेच दिया। अब आप बताइए कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 2400, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, यहाँ पे देखा जाए तो कितना 3072 रुपये, कितने की भाई 2352 यहाँ बेचा, 720 यहाँ बेचा 23, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 672 रुपये का। तो 672 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 2400 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल, 12×5 60, 12×6 72, 12 दूना 24, 28। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 28% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कौन सा है भाई नॉन ऑफ दिस, कितने का 28% का। तो ये हमारा जो था वो पूरा का पूरा बेसिक था, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा का पूरा बेसिक बताया। आप सीधा सीधा देख सकते थे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, कलर चेंज कर देता हूं मैं और दूसरा बताता हूं, ठीक है। आप क्या कर सकते थे इसमें, कलर भाई चेंज हो जा, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते थे, कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे बोला है ना कि टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमें पता हो गई 2400,
ठीक, यहाँ पे एक बात बताइए कि 280 कप में ही उसने क्या किया, 40% का प्रॉफिट किया है। 280 कप में 40% का प्रॉफिट किया है। 720 का तो जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जो भी प्रॉफिट हुआ हमें वो 280 कप में ही हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बताइए कि अगर 280 कप है और एक कप 6 रुपए का कमाया किया, तो 280 गुणित 6 कितना हो गया? ये हमारी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पे ही तुम देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसका 40% कितना हुआ? 40% का मान 2/5, यही तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 का गुणा नीचे, तो कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये एक जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 24 गुणित 12, सॉरी 28 गुणित 12, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो इतने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बटा क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल पे हमें बताना है, टोटल हमारा था कितना? 2400। टोटल पे बताना है, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूना 24, सॉरी यहाँ पे कितना होएगा? ये 4 3 12, और सॉरी 2 दूनी 4 6 24 होना चाहिए था यहाँ पे, मैं यहाँ पे गलती लिख दी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 24 होना चाहिए था, सॉरी गड़बड़ी कर दी मैंने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 से 24 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये 28%। सीधा सीधा आया कि नहीं? तो इतने में आप कहानियां कर सकते थे कि नहीं? तो पहले आपका बेसिक क्लियर होगा तभी ना आप सोच पाओगे। तो सोचने के लिए पहले आप बेसिक क्लियर रखो, उसके बाद आप अपने से दिमाग लगाओ उसमें कि आप क्या कर सकते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि आप अपना बेसिक जो है वो क्लियर रखिए। जितना ज्यादा आप अपना बेसिक क्लियर रखोगे, उतना ज्यादा आप शॉर्ट बना सकते हो। और शॉर्ट कहां से आया तो वो भी आप समझ पाओगे। और बेसिक से ही आप शॉर्ट निकल के आया, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट से बेसिक आया है। तो बेसिक में आप सीखिए और शॉर्ट खुद से बनाइए। जब आप खुद से चीजें बनाते हो ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी दे दे। ठीक है, तो मैं तो दोनों चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते थे, बेसिक में तो मैं बता ही रहा हूँ कि आप ये ऐसा करिए। ठीक है, तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा 3 दोस्त हैं, अजय, भास्कर, छोटू ने क्रमशः जो है 7,000 रुपए, 8,000 रुपए और 5,000 रुपए की राशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि अजय को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 20% लाभ का 20% मिलता है, ठीक है, और शेष लाभ उसके निवेशों के अनुसार, देखिए उसने बोला है ना कि शेष लाभ उनके निवेश के अनुसार 20% बांटा जाता है। तो वर्ष के अंत में अजय को भास्कर और छोटू को प्राप्त लाभ से 1,800 रुपए कम लाभ मिला। ठीक, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कौन कौन है भाई? 3 दोस्त हैं, अजय, भास्कर एंड छोटू। 3 लोग हो गए। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 7,000, 8,000 और कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने? 5,000 छोटू ने। टाइम की बात नहीं की, मतलब टाइम जो है उनका सेम है। तो टाइम सेम है तो कुछ भी ले सकते हैं, एक 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 ले लीजिए, कोई दिक्कत। तो हमें क्या मिल गया? इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। क्या मिल गया हमें? प्रॉफिट मिल गया। मिला कि नहीं प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा हमें? 3 जीरो 3 जीरो सब में है तो कैंसिल। तो यहाँ पे कितने का होगा? 7 8 और 5 का रेशियो है। ठीक, 7 और 8 और 5 का। तो हम मान लेते हैं कि इनको क्या मिला? 7x का प्रॉफिट मिला
इनको कितने का, 8x का, इनको 5x का। तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितने का भाई, इनको इतने का प्रॉफिट हुआ, इनको इतने का प्रॉफिट हुआ, इनको इतने का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 20x का प्रॉफिट हो गया, 20x का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो बोल रहा है कि यदि अजय को व्यवसाय प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% मिला, तो एक बात बताइए कि टोटल लाभ तो हमें कितने का हुआ, 20% का हुआ, हुआ ना 20% का लाभ। अब कह रहा है सॉरी 20x का, कह रहा है ना कि 20% जो है वो किसको मिलेगा, अजय को मिलेगा। तो इसका 20% कितना हुआ, 20x का 20% मतलब कितना, 4x। तो 4x निकल आया। तो अब कितना बच गया टोटल प्रॉफिट, अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 16x है भाई। कितना है, 16x। और ये जो 16x है, 20x तो हमने निकाल दिया, वो हमको किसको देना है, अजय को देना है। अब जो प्रॉफिट बच गया भाई, शुरू में तुम्हारी प्रॉफिट इतनी थी, तीनों को इतना मिला, तीनों के मिला के प्रॉफिट इतने का हुआ था। हमें क्या करना था भाई, इनका 20% जो किसको देना था, अजय को। तो हमने 20% निकाल लिया, तो बच कितना गया, 16x। तो एक बात बताइए कि 16x अब कह रहा है ना, यहाँ पे बोला है कि शेष लाभ उनके निवेश के अनुसार बांटा जाता है। तो अब उनके निवेश का रेशियो कितना था भाई, 7, 8 और 5 का। जो प्रॉफिट का रेशियो आया है 7 और 8 और 5 का, उनके निवेश के अनुसार 7, 8 और 5। अब इनको हम क्या करते हैं, 7, 8 और 5 के निवेश में बांटते हैं। तो बांट नहीं सकते हैं, बांट सकते हो कि नहीं, अगर हम कहें कि 16x को 7, 8 और 5 के रेशियो में बांटो, तो आप बांट नहीं सकते, जाहिर सी बात है बांट सकते हो। बोलोगे क्या कि 7, 8, 7, 15, 15, 5, 20 यूनिट का मान कितना है, अब 16x है। तो एक बात बताओ, एक यूनिट का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 0.8x होगा। तो अब इनको कितना मिल रहा है, अब देखा जाए तो छोटू को कितना मिल रहा है, एक यूनिट का मान 0.5, तो 5 यूनिट का मान कितना, 8 पंचे 40, मतलब यहाँ पे इसको 4x मिला। इसको कितना मिला, 8 यूनिट है, तो 8 × 64, 6.4 यूनिट मिला, मतलब x मिला। यहाँ पे कितना है भाई इनका, 7 × 8 = 56, 5.6x इतना मिला। लेकिन अब अजय को ये 20% एक्स्ट्रा भी तो मिला है, अजय को 20% जो है एक्स्ट्रा मिला है, वो कितना था भाई, 4x। तो अजय को टोटल कितना मिल गया, यहाँ पे इसको कितना 4x मिला, इसको कितना मिल गया 6.4x, यहाँ इसको कितना मिल गया 9.6x, इतना मिल गया। अब कह रहा है ना वर्ष के अंत में, अब भाई इनको कितना कितना मिलना था वो मिल गया, ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं रियल वैल्यू पे। कह रहे हैं अजय और भास्कर को, अजय को भास्कर और छोटू से, अजय ये हो गया, भास्कर और छोटू को मिला के कितना मिल गया, 10.4 मिला, 10.4x। तो कह रहा है कितने का अंतर है भाई, 1800 रुपये कम मिला, किसको मिला 1800 रुपये कम। तो यहां से एक बात बताइए कि इनका अंतर कितना आ रहा है, 0.8x आ रहा है। कह रहे हैं इतना कितना कम मिला हमें, हमारे हिसाब से तो 0.8x कम मिला है, लेकिन वो कह रहा है नहीं 1800 रुपये कम है। तो 1800, तो x का मान कितना आ जाएगा, एक जीरो इधर बढ़ा दिया, जो 18,000 कर दिया और दशमलव हटा दिया, तो क्या हो जाएगा 18,000/x। तो पूछ रहा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो टोटल लॉस प्रॉफिट कितने का हुआ था, यही तो हुआ था हमें 20x का, 20x का प्रॉफिट हुआ था ना। 20x का मान हमें पता है कितना, 18,000, 18,000। अरे भाई लिखा जा, बटा कितना 8, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यहाँ कितना 9,000, तो 9 पचे 45,000 आया हमारा। कितना आ गया, 45,000 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, उसने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा आपने किया और आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ इतने का। उसने बोला ना 20% किसको देना, अजय को। तो भाई टोटल प्रॉफिट में से हमने 20% निकाल लिया, जो बच गया वापस मैंने उनकी प्रॉफिट की रेशियो में बांट दिया।
और जो 20% था वो अजय को देना था तो अजय को दे दिया। तो अब उनके बीच कितना कितना प्रॉफिट मिला वो तो बता दिया। अब उसके बाद उसने बोल दिया है कि किसको ज़्यादा किसको कम मिला, उसी से मैंने रिलेट करके एक्स का मान निकाला और एक्स का मान निकाल के हमने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या कहा है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी है, आज तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया। 3 4 5 5 6 क्वेश्चन तो हार्ड अभी तक तो चल ही रहा है, थोड़ा सा सिंपल है एक क्वेश्चन। तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कॉपी, किताब और बैग इन तीनों वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य 684 रुपये है। कॉपी का मूल्य बैग से 84 रुपये अधिक है और किताब का मूल्य कॉपी से 108 रुपये अधिक है। यदि किताब को 12.5% के लाभ पर बेचा गया तो किताब पर प्राप्त लाभ राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, कॉपी है, सी मान लिया हमने कॉपी को, और किसका, किताब कितना है, किताब है, किताब को के मान लेता हूँ, बुक नहीं मानता हूँ, क्योंकि बैग है तो बैग को बी मान लिया हमने। ठीक है, किताब, कॉपी, किताब और बुक। ठीक, कह रहा है ना, अभी इसको रहने देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो दिया है इसको हम आ जाते हैं। कॉपी का मूल्य बैग से कितना है, 84 रुपये अधिक है। तो बैग को अगर हम एक्स मान लें तो बोल रहा है कॉपी कितना है भाई, 84 रुपये अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 84। और कह रहा है और किताब का मूल्य कितना है, कॉपी से 108 रुपये अधिक है। तो किताब का मूल्य कॉपी से 108 अधिक है, तो इसका मूल्य कितना है, तो 108 अधिक मतलब 108 जोड़ दिया। तो कितना हो गया, 108 जोड़ा तो कितना हो गया, 192 हुआ। अब तीनों का मूल्य हमें पता चल गया। तो कह रहा है इन तीनों वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य कितना है, 684 औसत क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य ही तो है, कॉस्ट प्राइस। तो इनका औसत निकाल लेते हैं। एवरेज सीपी क्या होगा, तो एवरेज सीपी के लिए क्या, इनकी टोटल कॉस्ट बटा कितने पर्सन होते थे, तो यहाँ कितना आइटम है। ठीक, तो जोड़ दिया तो 3x, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 इसमें से निकाल के इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 76। तो 276 बटा 3। तो एवरेज हमारा कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 9 27, 3 दूनी 6। तो x प्लस 92 कह रहा है ना, तो हमारा एवरेज आ गया सीपी, और एवरेज सीपी दे रखा है 684 रुपये। तो इसके बराबर ये दिखा दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 घटा देते हैं, 100 घटाया तो कितना 584, लेकिन 8 ज़्यादा घटाया तो कितना होगा 592। तो x का मान कितना आ गया 592। तो हमसे कह रहा है ना किताब पर प्राप्त लाभ कितना होगा, तो किताब पे प्राप्त लाभ का कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस इसकी पता होनी चाहिए। तो x का मान हमें पता है, तो x का मान 592 प्लस 192 कितना हो जाएगा, ये 4 8 7 784 रुपये। तो प्रॉफिट और लॉस हम देखते हैं किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो देखते हैं, कॉस्ट प्राइस में पता चल गई। तो बोल रहा है ना कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 12.5, 1/8, 12.5 मतलब कितना 1/8। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 98 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसा जैसा कहे वो ऐसा वैसा करते जाइए आप, बस आपका आंसर आपके सामने होगा।
तो चलिए, आपने कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया पढ़ तो लिया ही होगा। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक नाव जो है धारा के अनुकूल 540 किमी की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि नाव की गति 37.5% अधिक होती तो वह समान दूरी 3 घंटे कम समय में तय करती। यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 14.28% अधिक है तो नाव जो है धारा अपनी मूल गति से धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में लगने वाला समय बताना है हमें, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या दिया है, बोट की चाल एंड करंट की चाल दिया है। बोल रहा है ना कि 14.28% अधिक है, और 14.28% का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1/7। किससे कह रहा है, धारा से। तो धारा का मान अगर 7 है तो 14.28% मतलब एक अधिक है, मतलब कौन, बोट। तो बोट कितना हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। तो 8 और 7 का रेशियो मिला। हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना है हमारा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 और 7 के रेशियो में नहीं, सॉरी 8 किलोमीटर नहीं, 8x, ठीक है। और ये कितना, 7x, ये 7x, ठीक है। 7x किलोमीटर, ये 8x किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे पहले उसने बोला है कि यदि नाव की गति 37.5 अधिक होती, डिस्टेंस देखिए सेम है, अनुकूल दिशा में जा रही है, और क्या कह रहा है कि पहले कुछ स्पीड से जा रही थी, फिर बाद में 37.5% की स्पीड में वृद्धि हो गई। तो एक बात बताइए कि 37.5% का मान क्या होता है, ये तो आपको पता है कितना होता है, 3/8 होता है, ठीक है। इतना तो पता है ना। तो पहले कितनी थी उसकी स्पीड, 8 थी। अब 37.5% की वृद्धि करनी है, मतलब 3 की वृद्धि करनी है, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो एक बात बताइए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो वही 540 किलोमीटर तब भी चलना है, वो भी चलना है, डिस्टेंस तो सेम है। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है, पहले और बाद की स्पीड का रेशियो। ये तो मिल गया हमें, पहले और बाद की स्पीड का रेशियो। और स्पीड कौन सी हमारी है बताइए, कि हमारी डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल बोल रहा है, धारा के अनुकूल। तो पहले हमारी स्पीड कितनी थी, 8, और 37.5% बढ़ गई, तो मतलब कितनी, 11 हो गई। अगर हमारी डिस्टेंस सेम है तो v बराबर क्या हो जानते हैं, d/t होता है। अगर डिस्टेंस हमारा ये सेम है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t की होता है। तो कहने का अर्थ, अगर हमारा स्पीड 8-11 का है तो टाइम क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 11 और 8 का। 11 और 8 हमने इसलिए किया क्योंकि उसने बोला है टाइम के लिए, टाइम के लिए उसने बोल रखा है। तो आप बताइए यहाँ पे कितना कम टाइम लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है। भाई 11 और 8 का यूनिट था, तो यहाँ 3 यूनिट कम लग रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं 3 घंटे कम लग रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 घंटा हुआ। तो 11 यूनिट का मान कितना, 11 आवर। पहले 11 घंटा लगता था, बाद में कितना, 8 घंटा लग रहा है। तो कह रहा है नाव द्वारा अपनी मूल गति से धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में लगने वाला समय। तो मूल गति हमारी कितनी थी, मूल अगर हमें स्पीड निकालनी है तो मूल टाइम, तो अगर मूल स्पीड चाहिए हमें तो मूल स्पीड में क्या करना है, डिस्टेंस में टाइम से भाग दिया, डिस्टेंस में टाइम से भाग दिया। तो डिस्टेंस कितना है, 540, और ये कितना है हमारा, 11 घंटे लग रहा था। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। और यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो हमारी क्या होगी, भाई 8 और 7 15x, ये भी तो हमारी स्पीड है, क्योंकि VDS बराबर क्या होता है, VDS बराबर डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बोट की चाल प्लस करंट की चाल, यही तो होता है। तो बोट की चाल 8x और 7x 15x हुआ, ठीक। x का मान कितना आ जाएगा, 15, तो यहाँ 45, 15 छक्के 90, तो x बराबर कितना, 36/11 आया। तो आप बताइए कि कह रहा है ना धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल, तो प्रतिकूल स्पीड क्या होगी, v अप स्ट्रीम मान क्या होगा, यहाँ से देखें तो 8x माइनस b माइनस सी होता है। तो यहाँ कितना आया x, और x का मान हमें पता है कितने है, 36/11। अब पूछ रहा है वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है, वही 540 किलोमीटर, ठीक। और स्पीड हमारी क्या मिल गई, 36/11। तो टाइम क्या लगेगा हम बता नहीं सकते, 540
टाइम दिए स्पीड से भाग दे दिया तो 36/11, 11 ऊपर गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 9 चौका 54, 60, 15 चौके 60, तो ये कितना हो गया? 15 11 का गुणा किया तो कितना? 165 आवर लगेगा। कितना लगेगा? 165 घंटे। तो कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बस आपको मैंने क्या कहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी मत कीजिए, बाकी तो शॉर्ट मेथड अपने से बनाओगे और सॉल्व भी करोगे। तो ये पीओ प्री के लेवल के हैं और क्लर्क मेंस में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर रखा होगा तो आसानी से कर सकते हो। कह रहा है एक ठेकेदार ने एक पुल का निर्माण 41 दिनों में पूरा करने का काम लिया। उसने 24 मजदूर काम पर लगाए और 21 दिन बाद 6 अतिरिक्त मजदूर जोड़ दिए, ठीक, जिससे वह 2 दिन पहले ही काम पूरा कर सका। यदि उसने कोई अतिरिक्त मजदूर नहीं जोड़े होते तो कार्य कितने दिनों में देरी से पूरा होता, ठीक है। तो एक बात बताइए कि पहले वो 41 दिन में कर रहा था, अगर हमें बाद की भी टाइमिंग पता चल जाए तो हम बता सकते हैं ना कितने देरी से या कितने पहले वो कर सकता था, ठीक। और बाद की टाइमिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि टोटल वर्क अगर हमने कहा पता कर रहे कहीं से, तो भाई 24 आदमी तो अगर लगातार करते हैं, बाद में टोटल वर्क कितना हुआ तो हम बता सकते थे ना बाद में टाइम कितना होगा। भाई टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर टोटल वर्क हमें पता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 24 वर्कर लगातार काम करते हैं तो 24 की इफिशियंसी से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या टाइम मिल जाता, बाद का टाइम। पहले का टाइम तो 41 दिन है ही है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइम कितना लग रहा था? 41 दिन। अब बाद वाली कहानी देख लेते हैं। तो बाद में ये कह रहा है कि उसने 24 मजदूर काम पर लगाए और 21 दिन के बाद 6 अतिरिक्त। तो एक बात बताइए कि हम मजदूर की इफिशियंसी मान लेते हैं, एम मान लिया, ठीक है, एक मजदूर की इफिशियंसी एम मान लिया, ठीक। तो 24 मजदूर की कितनी हो जाएगी? 24 एम हो जाएगी। तो उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 21 दिन तक। तो 21 दिन का टोटल वर्क निकल आया इतना। फिर कह रहा है कि 6 अतिरिक्त मजदूर जुड़ गए, मतलब पहले 24 थे, अब कितने हो गए? 30 मजदूर हो गए, ठीक। कह रहा है जिससे वह 2 दिन पहले ही काम पूरा कर लिया। पहले 41 दिन में होता था, अब 2 दिन पहले मतलब 39 दिन में ही काम पूरा कर लिया। तो 21 दिन तो कर चुका था, बचा कितना दिन? 18 दिन। तो अब क्या हुआ? काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? बाद में टोटल वर्क कंप्लीट, टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है ये। अब गुणा कर लेते हैं, कितना होगा? 504, और ये कितना होगा? 18 3 54, 540 mm, ठीक है। तो एक बात बताइए ये कितना हो गया? 1044 m हो गया। बाद का टोटल वर्क हमें पता चल गया। और टाइम अगर हम निकालना चाहें तो टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना है? 1044 m। अब इफिशियंसी से भाग देंगे ना, तो भाई 24 मजदूर ही तो लगातार, अगर मजदूर ना बढ़ाता, वो कह रहा है, तो 24 ही मजदूर काम करते हैं टोटल लास्ट डे तक। तो 24 मजदूर की इफिशियंसी कितनी? 24 से हम तब कितना टाइम लगता है, तो टाइम नहीं बता सकते हम। एम से एम कैंसिल, 24 से काटा तो कितना आएगा? 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96, कितना? 12 सत्ते 84। तो 87/2 मतलब 43.5 आ जाता बाद का टाइम।
कितना, इतना दिन आ जाता। तो आप बताओ एक्स्ट्रा कितना लगता, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता? 43.5 लगता, और लेकिन पहले कितना लग रहा था, 41 दिन में। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग जाता? बात तो उसने की थी 41 दिन में करने की, लेकिन लगता कितना, 43 दशमलव, तो 2.5 दिन एक्स्ट्रा लगता। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपकी स्पीड जो है इतनी इंप्रूव हो जाए कि एग्जाम में बैठते ही क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में फ्लैश कर जाए, अरे ये तो ऐसे होगा। और जब ऐसे होगा वाला क्वेश्चन जब आपके माइंड में आंसर आने लगेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो है आधा कैलकुलेशन माइंड में ही कर जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तो आज टाइम ज़्यादा हो गया तो आप इसे अपने से करिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले भी काफ़ी बार बताए हैं। और इसे मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि मिक्सचर एलिगेशन से कीजिए, ये इसे आप 10 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, ये कितना है, लड़कियों का 45, इसका कितना है 58। भाई मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये कितना हो गया, बॉयज़ का 58, इसका 45, ऑल ओवर कितना है 49। तो यहाँ क्या आएगा, संख्या का रेशियो आएगा, और जब संख्या का रेशियो आएगा तो 494 दिया है तो आप बांट दीजिएगा, ठीक। तो आप इसे अपने से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर आया क्या, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, ठीक है। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाना, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके। और अभी तक आपने स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।